बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स है इकनॉमिक्स 0402 BA BCom का। और ये इसकी मश्क नंबर 1 का सवाल नंबर 4 है, जो कि किताब में है यूनिट नंबर 4। उसमें है पेज नंबर 183 से 185 में। ये सवाल है कि फ़र्म के तवाज़ुन से क्या मुराद है। कुल मसारिफ और कुल वसीलों के बाहमी ताल्लुक़ की वज़ाहत मुकम्मल मुकाबले के तहत फ़र्म के तवाज़ुन की सूरत में बज़रिया गोशवारा और डायग्राम की मदद से कीजिए। यानी कि व्हाट इज़ मेंट बाय इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म। इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म क्या होता है? एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू इन अ केस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद द हेल्प ऑफ अ टेबल एंड डायग्राम। अब ये सवाल को करने से पहले कुछ थोड़ी बेसिक चीज़ें वो पढ़नी पड़ेंगी। टोटल कॉस्ट क्या होती है? कोई भी फर्म है, कोई कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, तो उसकी टोटल कॉस्ट क्या होगी? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट ये होती है कि प्रोडक्शन कुछ भी ना हो, ज़ीरो प्रोडक्शन हो, या कितनी भी प्रोडक्शन हो, बढ़ जाए, लाखों यूनिट्स हो जाए, लेकिन ये चेंज नहीं होती। मसलन मशीनरी आपने लगा दी, ठीक है ना, अब कुछ प्रोडक्शन हो या ना हो, ये तो कॉस्ट हो गई है ना, ये फिक्स ही रहेगी। यानी इसका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है इस कॉस्ट का। ये एक जब ये एक मरतबा होगी तो हो गई बस। अब ये भले ज़ीरो यूनिट प्रोड्यूस कर रही हो वो फर्म, या लाखों यूनिट प्रोड्यूस कर रही हो, ये सेम ही रहती है, ठीक है ना। देखें, इसको ग्राफ में इस तरह से बताया है। देखें, ये आउटपुट है, 100 यूनिट किसी भी चीज़ के 100 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं, 200 300 800, और ये कॉस्ट है। देखें, अब जब कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ज़ीरो यूनिट है, आउटपुट ज़ीरो है, तो देखें कॉस्ट कितनी है, ये है इस लेवल पे। और यूनिट्स कितनी भी बढ़ क्यों ना जाएं, देखें कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी है, ये सेम उतनी है। देखिए, तभी ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, यानी टोटल फिक्स कॉस्ट नहीं चेंज हो रही, फिक्स कॉस्ट जो है वो वही रहेगी। और फिक्स कॉस्ट के अंदर क्या आता है, जैसे बताया कि इसमें मशीनरी है, इसमें रेंट ऑफ एक्वायर्ड बिल्डिंग, जो रेंट है वो तो आपको देना ही देना है ना, कि फैक्ट्री चले ना चले, किराया तो देना है, लैंड का जो रेंट है वो देना है। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग रन डेट, अगर आपने कर्ज लिया हुआ है तो उस पर सूद भी देना पड़ेगा, भले आप चलाएं ना चलाएं फैक्ट्री, फर्म चलाएं ना चलाएं। सैलरीज एंड वेजेस ऑफ परमानेंट स्टाफ, जो परमानेंट स्टाफ होता है, जो सीनियर स्टाफ होता है, तो उनको तो सैलरी देनी पड़ेगी, ज़ाहिर है ना, भले प्रोडक्शन हो या ना हो, ठीक है ना। वो तो जब प्रोडक्शन होगी तो लेबर आ जाएगी, अगर प्रोडक्शन ना हो रही होगी, यूनिट्स प्रोड्यूस ना हो रहे होंगे, तो फिर लेबर नहीं होगी, लेकिन परमानेंट स्टाफ जो है, सीनियर मैनेजमेंट है, वो तो रहेगी, है ना। तो ये भी फिक्स्ड कॉस्ट में आता है। और इसी तरह से ये जो डेप्रिशिएट होगा प्लांट बिल्डिंग, वो तो डेप्रिशिएट होगा हर साल, है ना, उसकी कदर कम होती चली जाएगी, भले कुछ प्रोड्यूस हो या ना हो। तो ये हो गया। अच्छा, फिर वेरिएबल कॉस्ट होती है। टोटल कॉस्ट के अंदर क्या शामिल है? फिक्स्ड प्लस वेरिएबल। ये तो होगी फिक्स्ड कॉस्ट, मशीनरी और परमानेंट स्टाफ की सैलरी वगैरह वगैरह। उसके बाद है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट नहीं, वेरी, चेंज होती रहती है ना। कैसे चेंज? जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, हमें रॉ मटेरियल चाहिए होगा, लेबर चाहिए होगी, है ना, लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, उनको हायर करेंगे, उनकी वेजेस देंगे, तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, ज़ाहिर है। अब कुछ प्रोडक्ट बन रही है तो उसके लिए रॉ मटेरियल आएगा, है ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी उसको लाने के लिए। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी, तो ज़ाहिर इसमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो देखें, ये वेरिएबल कॉस्ट, देखें ये ग्राफ में यूँ बताया है कि जब आउटपुट ज़ीरो है तो देखें वेरिएबल कॉस्ट भी ज़ीरो है। जबकि देखें टोटल जो फिक्स कॉस्ट थी, वो जब कुछ भी नहीं प्रोड्यूस हो रहा था तो तब भी एक लेवल पे थी, वही फिक्स लेवल था। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जब कुछ नहीं प्रोड्यूस हो रहा तो कोई कॉस्ट नहीं है। लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्शन शुरू हुई, देखें अभी हम आगे चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, आगे इस पे चलेंगे तो क्या इसका मतलब है कि आउटपुट आउटपुट होना शुरू हो गया, यानी प्रोडक्शन शुरू हो गई। जैसे जैसे यूनिट्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो देखें, तो ये कॉस्ट भी बढ़ती चली जा रही है। और ये ऐसा कर्व क्यों होता है? देखें, पहले बिल्कुल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, फिर थोड़ा कम हुआ, थोड़ा बेंड हुआ, तो उसका मतलब है कम हुआ नीचे की तरफ, और फिर ये एकदम बढ़ गया। तो इसके पीछे भी एक वजह है कि क्यों ऐसा होता है, कि ऐसा कर क्यों होता है कि शुरू में बड़ा होता है, फिर बीच में, फिर आगे नीचे आना शुरू होता है, और फिर सीधा पर। यह इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है। यानी शुरू शुरू में ऐसा होता है कि जब फैक्ट्री फर्म कोई काम करना शुरू करती है तो उसकी मशीनरी खाली पड़ी होती है, ज़ाहिर है, उसमें बहुत सारे उसके जो टर्मिनल लगे होते हैं। आस्ता आस्ता जब हायरिंग शुरू होती है तो फिर जैसे जैसे वेरिएबल कॉस्ट लगती जाती है, लेबर और रॉ मटेरियल लगता जाता है, तो हर यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन देता है, क्योंकि वो सारे टर्मिनल खाली होते हैं। आस्ता 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 उनमें लोग आना शुरू होते हैं, प्रोडक्शन शुरू होती है। लेकिन जब जब आस्ता आस्ता उनमें
सब वो फिलअप हो जाते हैं, सब ऑक्यूपाई हो जाते हैं, और फिर क्या होता है कि ज़ाहिर है फिर मज़ीद तो गुंजाइश नहीं रहती। और फिर दूसरा ये कि मैनेजमेंट के मसले भी आ जाते हैं, इतना जब सारा सेटअप बन जाता है, बड़ा सेटअप बन जाता है, तो फिर कॉस्ट देखें पहले यहाँ आके थोड़ा कम हुई और फिर एकदम बढ़ना शुरू हो जाती है। ये इसकी वजह है, इसकी शेप की, इस कर्व की। और टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल होती है फिक्स्ड प्लस वेरिएबल। तो देखें ये फिक्स थी, ये वेरिएबल थी, तो ये टोटल कॉस्ट क्या होगी? इसके अंदर ये फिक्स जमा होगा, तो ये कर्व बजाय यहाँ के शुरू होने से यहाँ ऊपर से शुरू होगा, बिल्कुल सेम कर्व होगा टोटल कॉस्ट का, लेकिन क्योंकि अब इसके अंदर फिक्स भी शामिल होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फिक्स्ड है, ये भी शामिल होगी, तो देखें ये कर्व ये था, बिल्कुल इसी तरह का कर्व अब ये टोटल का इस तरह से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हमें पता लग गया कि टोटल कॉस्ट जो होती है वो किसके बराबर होती है? फिक्स कॉस्ट के प्लस वेरिएबल कॉस्ट के। और फिक्स कॉस्ट तो भले एक यूनिट भी ना प्रोड्यूस हो, ज़ीरो, वो हमेशा रहती है, और भले लाखों यूनिट्स प्रोड्यूस हो जाएं तब भी वो उतनी ही रहती है, कि वो जो मशीनरी आगे आ गई उसके पैसे दे दिए तो वो हो गई। ठीक है, अच्छा, अब फिर ये परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मुकम्मल मुकाबला क्या होता है? दरअसल जब कोई प्रोडक्शन होती है और जो वो प्रोडक्ट फाइनल हो जाती है, फिर मार्केट में बिकने के लिए आती है, तो उसको बेचने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं। हो सकता है कि वो जो प्रोडक्ट है जो बिकने के लिए मार्केट में आ रही है, उसका प्रोड्यूस करने वाला कोई एक ही बंदा हो, तो फिर वो मोनोपोली कहलाता है। ऐसी फर्म को कहते हैं मोनोपोली, वो मोनोपोली होती है वो। फिर फर्स्ट किया कि एक प्रोडक्ट ऐसी है कि जो कोई दो फर्म बना रही है, उसको ड्यूपोली कहते हैं। फिर एक होती है ओलिगोपोली, यानी उसमें दो से ज़्यादा लोग अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, वो ओलिगोपोली कहलाती है। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में ये होता है कि इसके अंदर लातादाद जो है वो प्रोड्यूसर्स होते हैं और लातादाद ही कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है ना, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, आइडियली ये आइडियल कंडीशन है, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता, लेकिन ये आइडियल कंडीशन है कि ऐसा ऐसा कोई सिस्टम हो कि जहाँ यानी अनगिनत जो है वो कंपनियाँ हों, और बहुत से ही परचेजर हों, उसको ख़रीदने वाले, जो प्रोड्यूस कर रहा है जो प्रोड्यूसर वो भी बहुत हों, और जो उसको जो ख़रीदने वाले जो लोग हैं वो भी बहुत हों। इसकी वजह ये है कि ना तो प्रोड्यूसर जो है वो मार्केट को अफेक्ट कर सके कि वो अपनी प्रोडक्शन रोक ले, और प्रोडक्शन रोक के और जब शॉर्टेज हो तो कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएं। क्यों? क्योंकि वो इतने सारे हैं कि उसका जो कंट्रीब्यूशन है उस पूरी प्रोडक्शन के अंदर वो बहुत ही कम है ना, वो अगर वो रोक भी लेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से कंज्यूमर इतने ज़्यादा हैं कि अगर कोई कोई एक अगर नहीं भी लेगा कोई चीज़, ठीक है ना, कोई प्रोडक्ट नहीं भी लेगा तो उसका कोई मार्केट में कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए तो सेलर्स और परचेजर्स दोनों बहुत होते हैं, लातादाद होते हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। परफेक्ट कंपटीशन में होता क्या है कि जो भी मार्केट, आपको पता है कि मार्केट में प्राइस कैसे सेटल होती है? डिमांड और सप्लाई से, है ना। जहाँ देखें ये डिमांड क्या है, ये है क्वांटिटी ऑफ गुड, और ये प्राइस। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, कम से कम कर देते हैं परचेजिंग, है ना। और जब कम होती है प्राइस तो ज़्यादा कर देते हैं। देखें अब ये वो नीचे जाएंगे तो देखें प्राइस क्या है, नीचे आ रही है ना। इस कर पे चलेंगे, डिमांड कर पे, तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, प्राइस देखें यहाँ ज़्यादा थी, यहाँ देखें नीचे आ गई, यहाँ और नीचे आ गई, तो ये प्राइस नीचे से नीचे आ रही है। जब प्राइस नीचे आएगी तो देखें क्वांटिटी भी ज़्यादा डिमांड हो रही है ना। जब कोई चीज़ सस्ती होती है तो लोग ज़्यादा परचेज करते हैं। लेकिन सप्लायर का इससे बिल्कुल अपोजिट है। सप्लायर जब प्राइस बढ़ती है तो वो ज़्यादा सप्लाई करता है, जब प्राइस कम होती है तो सप्लायर कम सप्लाई करता है ना। देखें अब ये है सप्लाई का कर्व है। इस पर अगर चलें तो देखें जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है, ऊपर जा रहे हैं तो प्राइस बढ़ रही है ना, तो साथ साथ देखें क्वांटिटी भी क्या है, वो भी बढ़ रही है। यहाँ थी, यहाँ थी, यहाँ थी। यानी सप्लायर क्या करता है, जब प्राइस बढ़ती है तो ज़्यादा सप्लाई करता है, और जो परचेज़र जो होते हैं वो क्या करते हैं, जब प्राइस कम होती है तो वो ज़्यादा परचेज़ करते हैं। तो जहाँ ये दोनों क्रॉस करते हैं, डिमांड और सप्लाई, वहाँ इक्विलिब्रियम आ जाता है ना। यानी ये वो प्राइस है जहाँ ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं। प्राइस जो वो डिमांड कर रहा है, क्या कहते हैं सप्लायर, और जो जो उसको चाहिए, जो परचेज़र को चाहिए, दोनों एक ही हो गई। इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम, है ना। तो ये कहलाता है मार्केट इक्विलिब्रियम। तो जो भी मार्केट में इक्विलिब्रियम आ जाए, परफेक्ट कंपटीशन उसी प्राइस पे जितनी यूनिट्स हों वो सेल करेगी। ठीक है ना। अब देखें फर्स्ट किया कि ये यहाँ ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, इसने यहाँ क्रॉस किया तो देखें ये आ गई इक्विलिब्रियम प्राइस पी आ गई, और ये इस पे आ गई ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी यानी क्यू आ गई, जहाँ ये दोनों ने क्रॉस किया। अब इसी प्राइस पे देखें हम आगे चले तो इसी प्राइस पे ये है परफेक्ट कंपटीशन की फर्म है। ये कितनी कितनी भी जो भी सेल करेगी, ये क्वांटिटी है ना,
100,000 10 लाख जितने भी यूनिट्स करेगी वो सेम उसी प्राइस पे करेगा। परफेक्ट कंपटीशन की जो फर्म है, जो मार्केट डिटरमाइन करती है प्राइस, डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन से जो भी तय होती है प्राइस, परफेक्ट कंपटीशन की फर्म उसी प्राइस पे, ये प्राइस टेकर है, यानी जो प्राइस मार्केट तय कर देती है ये उसी प्राइस पे जितनी भी यूनिट्स हैं वो सब एक ही प्राइस पे सेल करेगी। ठीक है ना, देखें। अच्छा, तो इसका क्या मतलब है कि हर यूनिट की प्राइस वो एक ही चार्ज करेगी परफेक्ट कंपटीशन की फर्म, है ना। तो इसलिए इसके अंदर ये जो इसका मार्जिनल प्रोडक्ट है, यानी इसकी जो हर अगली यूनिट की प्राइस क्या होगी, वो भी सेम होगी। और जब हर अगली यूनिट की प्राइस सेम होगी जो बेच रहा है, तो एवरेज भी क्या होगी, एवरेज भी वही होगी, है ना। जब एक ही प्राइस है तो उसका एवरेज भी एक ही आएगा, और वही क्या होगी, वही प्राइस होगी, मार्केट प्राइस होगी जो कि मार्केट से डिटरमाइन हुई है। ठीक है। जब ऐसा है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो मार्केट डिटरमाइन करती है डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन से, जहाँ ये क्रॉस करता है उस प्राइस पे ही वो सारी यूनिट सेल करती है, तो फिर इसका प्रॉफिट कैसा होगा, क्योंकि एक ही प्राइस है तो इसका ये टोटल रेवेन्यू है। इसका रेवेन्यू कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। ठीक है, देखें, एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, क्यों, क्योंकि इसकी फिक्स प्राइस है ना, जो मार्केट ने डिटरमाइन की 100 यूनिट है, तो इंटू फर्स्ट किया कि वो 10 की है, तो 100 इंटू 10 वो 1000 मिल जाएंगे उसको। 200 है तो वो 10 ही की बेचेगा तो 2000 मिल जाएंगे। 3 है तो 3000 मिल जाएंगे। इस तरह से ये इसका टोटल रेवेन्यू जो यानी सेल करके जो कमाई करेगा वो इसकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। इसकी वजह क्या है, क्योंकि जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस सेम होती है, जो मार्केट जो तय करती है प्राइस डिमांड एंड सप्लाई के इंटरेक्शन से, परफेक्ट कंपटीशन की फर्म वो एक ही प्राइस पे सारी सेल करती है, तो लिहाजा इसका ये जो है ना टोटल रेवेन्यू जो कमाई कर रहा है वो सेल करके उसका कर एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है। और ये अच्छा, परफेक्ट कंपटीशन की कुछ कंडीशंस हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं कि क्या खसूसियात हैं। देखें, मैंने बताया था आपको कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स होते हैं, है ना, ताकि वो मार्केट को इफेक्ट ना कर सकें, ना परचेजर कर सके रोक के, ना खरीद के, या बहुत ज़्यादा खरीद के, वो खरीद कितना भी खरीद ले उसका शेयर इतना बनेगा नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा प्रोड्यूसर्स हैं। और ना ही सेलर जो हैं वो भी इतने ज़्यादा हैं कि अगर कोई अपनी प्रोडक्ट रोक भी लेगा और उसको ताकि प्राइस बढ़ाने के लिए, तो ऐसा कर नहीं सकेगा, क्योंकि बहुत लातादाद जो है उसके सप्लायर्स होंगे, है ना। अच्छा, प्रोडक्ट जो है होमोजीनियस होती है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, यानी कि तमाम फर्म्स जो भी प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रही हैं, एक कोई प्रोडक्ट है उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा, ब्रांडिंग का भी फ़र्क नहीं होगा। ठीक है ना, बिल्कुल एक तरह की प्रोडक्ट होगी, कोई वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता कि ये फर्म ए ने प्रोड्यूस की है, बी ने की है, सबकी बिल्कुल एक ही तरह की होती है, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होती हैं परफेक्ट कंपटीशन प्रोडक्ट। अच्छा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन परफेक्टली मोबाइल, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये परफेक्टली मोबाइल होते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, भले कोई फर्म ये काम छोड़ के किसी दूसरी कोई चीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। नो बैरियर्स टू एंट्री और एग्जिट, कोई बिजनेस में आना चाहे आ जाए, कोई जाना चाहे चला जाए, कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, यानी सेलर को भी पूरा पता होता है प्राइस का कि क्या प्राइस चल रही है, और जो परचेजर है उसको भी पता होता है ना। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो वो धोखा खा जाएगा, हो सकता है वो महंगी चीज़ ले ले। तो ये ऐसा सिस्टम नहीं है। ये परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या है, मुकम्मल मुकाबले में सबको, सेलर्स को और परचेजर को तमाम मालूमात होती है। गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं होती, कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, ना तो कोई गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, ना कोई टैक्स लगाती है। ठीक है, ये एक आइडियल सिचुएशन, ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में, लेकिन ये एक आइडियल एक सिनेरियो है। नो कोलिजन बिटवीन द फर्म्स आपस में मिलकर कोई प्राइस नहीं तय कर सकती, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा होती हैं कि उनका कोल्यूशन, वो मिलजुल के कोई ये नहीं कर सकती कि वो मिलजुल के और एक तय कर लें कि जी हमने रोकना ही है प्रोडक्ट को, और वो फिर प्राइस बढ़ना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा होती हैं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इसका अगला हिस्सा जो है वो अगली वीडियो में।